हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स के बारे में और इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है इसके बारे में। अब हम लोगों को पढ़ना है कि अपना एसी जनरेटर का क्या सिस्टम होता है। तो एसी जनरेटर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो क्या कह रहा कि अगर हम लोग मान लो अपना ये राइट हैंड है और राइट हैंड की 3 उंगलियां हैं, ऐसे सेट कर दी इसको इस तरीके से, तो ये कैसे दिखाया जाएगा। ये हो गया थंब, ये हो गया फोर फिंगर, ये हो गई मिडिल फिंगर, और ये तीनों किस पे हैं 90 डिग्री पे एक दूसरे से। देखने में लग नहीं रहा लेकिन है सब किस पे 90 डिग्री पे। ठीक है। तो इफ वी स्ट्रेच फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब किस डायरेक्शन में हो, फोर्स के डायरेक्शन में, फोर फिंगर किस डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो जो मिडिल फिंगर होती है वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देती। किसका डायरेक्शन देती, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देती है। ठीक है। तो इसी को हमें लिखना है। क्या होता है ये, इफ फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब, इफ वी स्ट्रेस से शुरू करते हैं। ओए, बड़ा खतरनाक गा। कहाँ था ये, इधर इधर। चलो, पूरा पकड़ में क्यों नहीं आया। आ तो गया। क्या लिखा, इफ वी स्ट्रेच फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब, फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर in such a way that forefinger is in the direction of magnetic field, middle thumb is in direction of force, या फिर कोई कंडक्टर अगर मोशन कर रहा हो तो वो डायरेक्शन, देन मिडिल फिंगर shows the direction of induced current। ठीक। फोर फिंगर मिडिल फिंगर और थंब इस तरीके से ओपन किए जाए म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इस तरीके से, तो उस समय अगर फोर फिंगर किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के, थंब है डायरेक्शन में किसके, फोर्स के, तो मिडिल फिंगर जो होगी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बता रही होगी। इसी का यूज करना पड़ेगा हमें एसी जनरेटर में। तो हमारी लास्ट हेडिंग इस चैप्टर की है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, सबसे पहली बात कि होता क्या है। तो एसी जनरेटर क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है। अल्टरनेटिंग करंट पैदा करने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट कर रहा।
तो एनर्जी क्रिएट तो होती नहीं है, कन्वर्ट होती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा किसको, किसको, मैकेनिकल एनर्जी को। तो जो एसी जनरेटर होता है वो क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसी बनाता, कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होने लगती, वहां पे प्रोड्यूस होने लगती है। फिर बात आती है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसी एल नहीं, एल ई। और कई लोग स्कूल के प्रिंसिपल को पीएल लिख देते ना। क्या होता है जैसे लोग बारे में। तो प्रिंसिपल क्या होता है, एसी जनरेटर जो होता है एक ऐसा डिवाइस है जो बेस्ड होता है फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, यही क्या होता है इसका प्रिंसिपल। तो क्या बोलेंगे, इट इज अ डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ ई एम आई। ये किस पे बेस्ड होती है, ईएमआई के फिनोमेना पे। अब बात आता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ध्यान से देखो। अगर हम कहें कि ये कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल है नॉर्थ, ये कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल है साउथ, ठीक। इसके बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगा दी जिसको हम कहते हैं आर्मेचर। रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या कहते हैं, आर्मेचर। और ये जो आर्मेचर है ये किसी एक्सेल पे फिक्स है, किसी एक्सेल पे क्या है, फिक्स्ड है। और यहीं पे एक रिंग ये लगी है, एक रिंग ये लगी है। इस रिंग के साथ एक ब्रश कनेक्ट है यहाँ, इस रिंग के साथ एक ब्रश कनेक्ट है यहाँ। तो ये क्या, B1 B2, ये रिंग हो गई R1 और ये रिंग हो गई R2। और ये कौन सी रिंग है, ये रिंग्स है स्लिप रिंग्स। कौन सी रिंग्स, R1 R2 कैसी रिंग है, स्लिप रिंग्स है। स्लिप रिंग्स का मतलब ऐसी रिंग्स जो करंट के डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देती हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ये। अब पहले वायर खींच ले यहां से, एक वायर ऐसे, नीचे गैल्वेनोमीटर और ये वाला वायर ऐसे, करेक्ट है। अब इसको लिख दो कहीं पे कि ये रिंग R1 है, ये वाली रिंग R2 है, ये तुम्हारा क्या है, एक्सेल है। ये कोई रेक्टेंगुलर कॉइल आर्मेचर है जिसको रेक्टेंगुलर कॉइल कहते हैं ABCD, ठीक। अब देखो हम लोग जनरेटर को पहले क्या करते हो, लगा के चलाते हैं, कुछ कॉइल को नचाते हैं। जब कॉइल नाचती है तभी मोशन आएगा, और जब मोशन आएगा तभी इंड्यूस करंट पैदा होगी। बोलो, ये बात जानते हैं हम लोग कि नहीं। तो अगर कॉइल में मोशन आ गया थोड़ा सा, और कॉइल में करंट अगर आई, ऐसी मान लेता है मैं, ऐसी करंट आई, तो इसको अगर हम लोग अपने राइट हैंड रूल के हिसाब से देखें तो एक्चुअल में करंट तो मोशन की वजह से आई, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उल्टा करके देख रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हमने फोर फिंगर रखी, मिडिल फिंगर को रखा कैसे, करंट के डायरेक्शन में, तो थंब कहाँ ओपन हो रहा, ऊपर। इसका मतलब ये ऐसे नाचने की कोशिश किया होगा तभी ये ऊपर आ गई, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पे नीचे किया होगा तो ये नीचे चली गई। क्लियर मैटर है। तो ये क्या कर रहा, ऐसे उठने की कोशिश कर रहा, देखो, फोर फिंगर ऐसे, मिडिल फिंगर ऐसे, थंब ऐसे ओपन हुआ। इस वाले के लिए नॉर्थ से साउथ, फोर फिंगर मिडिल फिंगर नीचे, थंब कहाँ डाउनवर्ड। तो ये उठ रहा, ये दब रहा, इसका मतलब पूरी कॉइल ऐसे उठने वाली है, ठीक है। ऐसे उठ के जब ये ऐसे पलटी तो ये तो काम क्या हो ऐसे पलटी तो हुआ क्या, देखो, डी आ गया यहाँ, सी आ गया यहाँ, बी आ गया यहाँ, ए आ गया यहाँ, बताओ, ठीक। तो अब क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन जो था वो अभी भी कैसा बना है, ऐसे ही बना हुआ है। और ये कमाल किसका है, स्लिप रिंग्स का। स्लिप रिंग क्या करती है, करंट के डायरेक्शन को चेंज होने नहीं देती। जबकि याद करो तुम लोगों ने पढ़ा था क्या, क्या पढ़ा था 10th में, इलेक्ट्रिक मोटर, कुछ नहीं पढ़ा था।
इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था, इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग लगी होती है, आधी आधी छल्ले, आधे आधे, स्प्लिट रिंग करंट के डायरेक्शन को पलट देते हैं, इसीलिए उसको कम्यूटेटर भी कहते हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। अब देखो क्या होगा, नॉर्थ तो यहां था, साउथ यहां था, तो ऐसे नॉर्थ साउथ, मिडिल फिंगर नीचे, थंब डाउनवर्ड, इस पे अपवर्ड। तो अभी ये कैसे उठा था, ऐसे, अभी ये कैसे उठ रहा, ऐसे ना। तो इसका मतलब एक बार इसने घूमा क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। तो ये जो अल्टरनेट मोशन कर रहा है, इसीलिए कहते हैं जो करंट पैदा कर रहा है वो कौन सी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो ये हो गई इसकी कहानी। तो अब एक समराइज टाइप का कंस्ट्रक्शन लिख देंगे कि इट इज consists of a rectangular coil, ब्रैकेट में लिख दो आर्मेचर, which is connected with brushes B1 and B2 and rings, slip rings लिखता है, and slip rings R1 and R2। ठीक है, the coil is free to rotate by the help of an एक्सेल, एक्सेल की वजह से रोटेट होने के लिए क्या है, फ्री है। अब ध्यान से देखो भैया क्या हो गया, तो इस पे हम लोग इफ क्या बोलेंगे, अगर कॉइल मोशन में आ जाए तभी इंड्यूस करंट पैदा होगी। इफ कॉइल इज इन मोशन, इतना अटक रहा है मार्कर, इफ कॉइल is in motion then induced current takes place। इंड्यूस करंट क्या हो जाएगी, आ जाएगी, बोलो हाँ, आ गई, ठीक है। और then according to Fleming's right hand rule the rectangular coil rotates clockwise and anti-clockwise to produce AC। AC को प्रोड्यूस करने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होने लगेगी, चलने लगेगी। अब आएंगे थोड़ी सी इसकी मैथमेटिक्स पे कि अगर कॉइल है तो कॉइल में करंट है, करंट कौन सी है, इंड्यूस है, इंड्यूस करंट है, तो इसका मतलब ईएमएफ होगा, और ईएमएफ होगा तो बात करेंगे उसकी। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे का जो अपना लॉ है वो क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और ये कौन सा फाई है, बी, फाई बी माने मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, और अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो ये क्या हो जाएगा, n, बोलो हाँ, सही बात है कि नहीं है। अब बात करी मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा होता है तो ले आओ इसको यहाँ पे, इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ, ध्यान से देखते रहो, इधर 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 देखो, तुम लोग मत देखो, तुम लोग देखो, एन डी बाई डी टी ऑफ क्या, बी ए कॉस थीटा, बोलो
होगा। और ये जो थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जब कोई चीज घूम रही है तो उस समय क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो हम अगली लाइन में ले आए, ई इक्वल टू माइनस एन, ध्यान से देखो, डी बाई डी टी ऑफ क्या क्या था, बी ए कॉस ओमेगा टी। तो t और ये t, इसका मतलब बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। तो एन बी ए क्या है, कांस्टेंट है, बोलो हाँ। अब डी बाई डी टी किसका लेना है तुम्हें, बोलो कॉस ओमेगा टी का। तो तुमने कहा कि ये बना माइनस एन बी ए ओमेगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। बोलो, माइनस ने माइनस को लपेट दिया, क्या बचा, एन बी ए, और ओमेगा पहले लिख दिया हमने तो यार, ओमेगा कैसे लिख दिया पहले से, पहले से कैसे पता चल गया, एन बी ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा इस ओमेगा को लिया इधर, और माइनस माइनस प्लस क्या होगा, साइन ओमेगा टी। ये जो पूरा टर्म है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की पीक वैल्यू है, जिसको हम लोग ई नॉट लिख देंगे, और ये बन गया साइन ओमेगा टी। बोलो ठीक है। तो ई नॉट क्या हो गया, पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ। ठीक है, क्लियर मैटर है। अब देखो, इसी पे मान लो तुमसे कहता कि बताओ करंट कितनी होगी, तो करंट क्या होती, एंड करंट आई बराबर क्या होता, आई बराबर क्या होता, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी अपॉन आर। तो यहाँ पे ईएमएफ कौन है, ई, और रेजिस्टेंस अगर आर है तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई, ई क्या होना है, ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, और यही ई नॉट अपॉन आर क्या बन जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी बनेगा। और ई नॉट की अगर वैल्यू रख देते तो तुम्हें दिखेगा कि ये आई नॉट का होना है एन बी ए ओमेगा अपॉन आर साइन ओमेगा। बताओ सही बात है, कोई दुख दर्द इसमें नहीं, आनंद की अनुभूति हो रही। बहुत बेहतरीन सवाल सुनो, एक सवाल आया, कह रहा कि अगर हम लोग अगर हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी को दुगना कर दें तो ये जो ई का एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा। वो कह रहा कि इफ ओमेगा चेंज टू 2 ओमेगा, अगर ओमेगा को बना दे 2 ओमेगा, तो जो ई है वो क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो देखो 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 देखो, क्वेश्चन कह रहा कि अगर ओमेगा को 2 ओमेगा में कन्वर्ट कर दें, ओमेगा को बना दिए 2 ओमेगा, तो ई जो है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ऑप्शन ए। या चलो इसको कह देते हैं कि ये इतना ही था, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, इक्वल्स टू 2 ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वल्स टू 2 ई नॉट साइन 2 ओमेगा टी, इक्वल्स टू ई नॉट साइन 2 ओमेगा टी, या इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ए बी सी डी में से कौन सही है भाई साहब, कौन सा बता रही तुम, चलो ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से। हम लोग देख रहे हैं कि ओमेगा क्या बन रहा है, 2 ओमेगा, और जैसे ही हमने देखा कि अगर इस ओमेगा की जगह 2 ओमेगा रख दें तो ये वाला दिखा, देखा, जैसे ही लगाएंगे सही तैसी होगा गलत, ठीक। क्यों गलत होगा, क्योंकि 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 हम लोग एक बात भूल गए कि ई जो होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बोलो जोर से, सही बात है कि नहीं। और अगर इसको तुमने कर दिया 2 ओमेगा तो ये भी 2 ओमेगा हो गया, और ये भी 2 ओमेगा हो गया। तो ई इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा, तो ई नॉट था और ये क्या बन गया 2, और साइन 2 ओमेगा टी। बोलो ये क्या है, सही, दिखा, क्लियर कट मैटर। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, एकदम बेहतरीन सवाल। और ये सवाल जो सीबीएसई ने लेटेस्ट सैंपल पेपर लॉन्च किया उसी में है, इसी साल ना, सीबीएसई ने जो 2026 के लिए जो लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है
उसी में ये क्वेश्चन दिया है, लेटेस्ट सैंपल पेपर में। बताओ कितना मस्त सवाल था, तुरंत आदमी गलत करता ना। ऐसा ही ट्रिकी, मतलब वो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स को चेंज करेगा। क्वेश्चन क्या कठिन था, क्या तुम्हें नहीं पता था? ये पता था ना, लेकिन फिर भी तुमने पहली बार में गलत आंसर बताया ना। होता है ना, यही प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम बार बार तुम्हारे सामने आएगी और यही तुम्हारा क्वेश्चन को गलत कराएगी। दूसरा कोई कारण है ही नहीं। और जबकि उसी क्वेश्चन को एक स्टेप पहले लिया, ई नॉट की जगह उसको एन बी ए ओमेगा लिखा, तो आंसर क्या आ गया? सही। बताओ, आ गया ना। तो तुमको थोड़ा सा तो नचाएगा, तुम सोचो कि फिजिक्स का सवाल सीधे सीधे पूछेगा ना, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है ये बात। फिजिक्स का सवाल सीबीएसई के पेपर में कभी भी सीधा सीधा नहीं आएगा अब, क्योंकि फिजिक्स का पेपर आ रहा एक नंबर। ठीक, बाकी पेपर्स में सीधे सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, माने बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आने वाला है। एक दो क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये बताओ। 5 नंबर क्वेश्चन आया था, 5। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, साथ में पुंछल्ला कि दो कोएक्सियल सोलेनॉइड है तो उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। एक आध कोई और पुंछल्ला उसमें लगा था, उसको देखा जाएगा जब सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग तब, कि क्या मैटर था वो। और ये हो गया हमारा ईएमआई चैप्टर पूरी तरीके से धराशायी खत्म। ठीक, अब मिलेंगे हम लोग अपने नए लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक इस पूरे चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।